हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, आपके जितने भी बड़े एग्जाम होने हैं, चाहे दोस्तों वह अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हो, या फिर दोस्तों आपके उत्तराखंड एसआई, या फिर दोस्तों आरओ की परीक्षा हो, आपके दोस्तों जीके जीएस से अच्छे खासे प्रश्न दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जीके जीएस का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग अपनी तैयारी को भली भांति आगे बढ़ा भी रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपके पास मौका है अपनी उस तैयारी को जांचने का। दोस्तों इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ दोस्तों कुछ करंट के प्रश्न और इसके अलावा साइंस व कंप्यूटर के प्रश्न भी दोस्तों इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों 50 प्रश्नों का ये आप लोगों का आज प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप लोगों का स्कोर इसमें 40 प्लस आता है तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी तरीके से आगे बढ़ रही है। वही दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मैंने आपको जीके जीएस के ऊपर लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से दोस्तों उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट के माध्यम में आपको उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सुमेलित नहीं है? इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि कौन सा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोकारो इस्पात संयंत्र। दोस्तों जो बोकारो इस्पात संयंत्र है यह जापान के सहयोग से नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों जो बोकारो इस्पात संयंत्र है यह रूस के सहयोग से बनाया गया, आपने ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, लेकिन दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र हमारा रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर दोस्तों कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। वर्ष 1902 में दोस्तों शिव समुद्रम में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना भी स्थापित करी गई थी, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? अब दोस्तों इन 4 ग्रंथियों में से कौन सी मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मानव शरीर में दोस्तों पीयूष जो ग्रंथि है यह मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसकी बात आकार की बात करी जाए तो दोस्तों मटर के आकार की ये लगभग होती है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो दोस्तों लोकसभा के द्वारा जो भी वित्त विधेयक भेजा जाएगा राज्यसभा में विचार करने के लिए, तो उसे राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिनों तक दोस्तों राज्यसभा उसको अधिकतम रोके रख सकती है। अब दोस्तों ये जो वित्त विधेयक होते हैं सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं और विचार के लिए दोस्तों भेजे जाते हैं राज्यसभा में। अब राज्यसभा दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव है तो वह दोस्तों दे सकती है लोकसभा को इसके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन दोस्तों लोकसभा उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और वहीं दोस्तों अगर ये लोग 14 दिनों तक अगर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते राज्यसभा वाले, तो दोस्तों 14 दिनों बाद इसको अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला को दोस्तों भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों राष्ट्रपति थे और वर्ष 1990 में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अल बरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध एक इतिहासकार था। अब दोस्तों अल बरूनी की आपने एक पुस्तक ध्यान में रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, किताब उल हिंद। दोस्तों किताब उल हिंद जो इनकी पुस्तक है यह अरबी भाषा की पुस्तक है और आपने इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों अल बरूनी ही वह यात्री है जिसने दोस्तों केरल को मालाबार कहा था, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है?
दोस्तों आप सभी जानते होंगे अणु शक्ति वाले खनिजों के अंतर्गत आता है यूरेनियम। और दोस्तों आपने बताना कि किस एक देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार हमें देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। बात करी जाए दोस्तों हमारे इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहाँ पर यूरेनियम दोस्तों हमें अधिकतम मात्रा में देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों कभी पूछा जाए कि यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान कौन सी है, तो दोस्तों यह हमारे झारखंड की जादूगोड़ा खान है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अब दोस्तों इन 4 मूल अधिकारों में से आपने बताना कि कौन सा एक ऐसा है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अब देखिए दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एसबीआई का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई का दोस्तों वित्तीय मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात करी जाए दोस्तों एसबीआई की स्थापना की, तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय जी को दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और समाज सुधारक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाल हरियाणा में दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1923 में 1923 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये 1980 से 1985 तक हमारी चली थी। और दोस्तों जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हो गई थी। नाबार्ड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पूछा जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है कि मुंबई में इसका मुख्यालय है और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों कुल 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। वर्तमान में दोस्तों हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा जी वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह वर्मा दोस्तों मौखरी राजवंश के अंतिम शासक थे और इनकी ही मृत्यु के बाद मौखरी जो राजवंश है यह हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इजराइल से सुरक्षित भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है। अब दोस्तों इजराइल में आप सभी ने जानते होंगे इजराइल पैलेस्टीन का दोस्तों अभी क्लैश चल रहा है और इसमें आप सभी जानते होंगे कि इनसे यहाँ से हमारे जो कुछ भारतीय नागरिक भी हैं वह भी वहाँ रहते थे, वो भी वहाँ निवास करते थे कुछ स्टडी के लिए, कुछ काम की वजह से। तो दोस्तों उनको सुरक्षित भारत लेके आने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है हमारा ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप वगैरह आए थे। तो दोस्तों उससे उनकी मदद के लिए, तुर्की और सीरिया देशों की मदद के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। वहीं दोस्तों ऑपरेशन गंगा आप लोगों ने सुना होगा अभी कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन विवाद। तो दोस्तों यूक्रेन से सुरक्षित भारतीयों को वापस लेकर के आने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और वहीं दोस्तों सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन कावेरी था। तो दोस्तों आपने चारों ही ऑपरेशन को ध्यान में रखना है। इनमें से दोस्तों 2 के साथ हमारे प्रश्न बन चुके हैं। अब दोस्तों बाकी 2 से प्रश्न बनने के चांस हैं, तो आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अमेरिकी विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा विख्यात ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व में दोस्तों चीन के बाद चावल उत्पादन में दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है। वहीं दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादित करता है।
तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, आपने ध्यान में रखना है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे ऐसी नदियां जो जो दोस्तों पश्चिम की तरफ को बह करके अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, वह नदियां दोस्तों मैक्सिमम एस्चुरी बनाती हैं। और दोस्तों ऐसी नदियां जो पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, वह सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप सभी जानते होंगे गोदावरी, कावेरी और महानदी है दोस्तों, तीनों ही जो नदियां हैं यह पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अपना जल गिराती हैं और यह तीनों ही दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन दोस्तों ताप्ती आपने ध्यान में रखना है, ये पश्चिम की ओर बहती है और दोस्तों अंत में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपने एक प्रमुख नदी नर्मदा भी ध्यान में रखनी है, वह भी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम हरित क्रांति पंजाब राज्य में आई थी। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों विश्व में वर्ष 1960 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा करी गई थी। मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ये विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। वहीं दोस्तों हमारे इंडिया में 1966 से 67 में MS स्वामीनाथन जी के द्वारा दोस्तों हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों सर्वप्रथम हरित क्रांति जो है यह पंजाब में आई थी। और दोस्तों प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा था? तो दोस्तों गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। गेहूं का जो उत्पादन है वह 5 गुना बढ़ गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कंप्यूटर के इससे, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फोर्ट्रॉन दोस्तों प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा थी। अब दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों 1957 में IBM दोस्तों कंपनी के द्वारा 1957 में विकसित यह पहली कंप्यूटर भाषा थी फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? यानी कि दोस्तों मनुष्य की सुनने की जो सीमा है वह कितनी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से दोस्तों 20,000 हर्ट्ज दोस्तों मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है। यानी कि दोस्तों अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ रहेगी तो हम तभी भी उसको नहीं सुन सकते हैं। और वहीं दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाती है आवाज़ तो दोस्तों वह इतनी ज़्यादा लाउड होगी कि हमें वह भी नहीं सुनाई देगी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अप्रैल 1948 में दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति लागू करी गई थी। अब दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीति लागू करी गई है और वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब दोस्तों आपने 8 राज्य ध्यान में रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अब दोस्तों मैंने पश्चिम से पूरा पूर्व का क्रम आप लोगों को बताया है, तो आपने दोस्तों क्रम से इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दक्षिणी अमेरिका में स्थित दोस्तों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और दोस्तों जो इसकी लंबाई है कुल वह लगभग दोस्तों 7,000 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों ये पर्वतमाला जो है यह 7 देशों को जोड़ती है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए हमारे हिमालय की जो लंबाई है वह कितनी है, तो दोस्तों हमारे हिमालय पर्वत की लंबाई 2,400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कव्वाली का पिता किसे बोला जाता है और भारत का तोता किसे बोला जाता है। तो दोस्तों दोनों ही यह अमीर खुसरो को बोला जाता है। और दोस्तों किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। वही दोस्तों इनके बारे में अपने ध्यान में रखना है कि तुगलकनामा दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों आपने 5 दिसंबर से ध्यान में रखना है कि इस दिन दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? और दोस्तों आपने बताना है कि हमारा जो आर्टिकल है 356 यह प्रावधान देता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन का, कि अगर किसी राज्य में दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति वहां अपना शासन लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आपने बताना है कि यह जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले हमारे देश में किस राज्य में लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में दोस्तों वर्ष 1951 में सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में 2016 में हरीश रावत दोस्तों सरकार के समय वर्ष 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत की प्रमुख फसल चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओराइजा सेटाइवा दोस्तों हमारे भारत की प्रमुख फसल चावल का वैज्ञानिक नाम है। अभी दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था कि चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल चावल के मामले में दोस्तों चावल उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है। वहीं दोस्तों चावल का कटोरा किसे बोला जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को दोस्तों चावल का कटोरा, जबकि दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित झील कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में स्थित दोस्तों चोलामू लेक भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित झील है। वहीं दोस्तों आपने वुलर झील से ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दोस्तों चिल्का झील से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा राज्य में यह स्थित है। तीनों ही झीलें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किससे था, यानी कि दोस्तों किन शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों से था। वहीं दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अगस्त 2014। वैसे दोस्तों अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आप लोग डेट भी ध्यान में रख सकते हैं कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ मोदी जी के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो की हत्या दोस्तों उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। 1872 में दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों आपने ध्यान में रखना है लॉर्ड मेयो के बारे में कि 1872 में मेयो के अधीन ही पहली जनगणना दोस्तों कराई गई थी। लेकिन दोस्तों जो हमारे भारत की नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी, तो दोस्तों वह भारत की 15वीं जनगणना थी, तथा दोस्तों स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नगर पालिका को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों नगर पालिका की चर्चा हमारे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत करी गई है, और इसके तहत तो दोस्तों नगर पालिका को कुल 18 विषय पर काम करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 11वीं अनुसूची के तहत 11वीं जो अनुसूची है यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है दोस्तों, जिसमें उन्हें दोस्तों 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यूपी दोस्तों। उत्तर प्रदेश दोस्तों वह राज्य है जो हमारे भारत के अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों कितने राज्यों के साथ, तो दोस्तों कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इस विभाजन के बाद दोस्तों कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई थी, गर्म दल व नरम दल। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, प्रश्न बनता है। तो दोस्तों रास बिहारी घोष जी के द्वारा इस 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी, जिसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई दोस्तों सर्वाधिक बजट पेश करने वाले हमारे वित्त मंत्री हैं। कुल 10 बजट दोस्तों इनके द्वारा पेश किए गए थे। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले यह वित्त मंत्री के तौर पर काम करते थे, और इसी दौरान पे उन्होंने 10 बजट पेश किए थे, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने ऐसे कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस कपाड़िया दोस्तों यह जो हैं यह उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, जो बाद में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को दोस्तों विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों दंत जो चिकित्सक होते हैं, ये जब मरीज के दांतों की दोस्तों जांच कर रहे होते हैं तो उसमें किस दर्पण यानी किस शीशे का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दंत चिकित्सक दोस्तों मरीजों के दांत के इलाज के लिए अवतल दर्पण उपयोग में लाते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है और साफ और स्पष्ट इससे बिल्कुल दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए मरीज के करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6% है। वहीं दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत दोस्तों 16.6% है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं, और दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन और इसके साथ साथ दोस्तों नाइट्रोजन, यह दोनों गैसें दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के जो हस्तलिखित संविधान था, इस पर हस्ताक्षर किस तिथि को किए गए थे? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। कितने सदस्यों के द्वारा करे गए थे? तो दोस्तों कुल 284 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितनी महिलाएं शामिल थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ओलंपिक जो मशाल है यह सबसे पहली बार 1928 में के ओलंपिक में जलाई गई थी, लेकिन दोस्तों वर्ष 1936 में दोस्तों मशाल रिले की परंपरा प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में दोस्तों मशाल रिले जलाई जाती है। तो दोस्तों वर्ष 1936 में मशाल रिले की परंपरा प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों प्रश्न बनता है कि ओलंपिक जो मशाल है यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ओलंपिक जो मशाल है यह निरंतरता का प्रतीक है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या खान किसी अन्य परिसंकट में नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 24, यह दोस्तों ऐसा कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वह किसी भी कारखाने या फिर किसी भी संकट में नियोजन यानी किसी भी ऐसे काम के तहत तो नहीं दिखाया जाएगा जहां पर उसके जीवन को संकट हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के कारखाने या फिर काम करते हुए वह नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो हमें यह आर्टिकल 24 के तहत देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों लीला सेठ उच्च न्यायालय यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। वहीं दोस्तों प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे पहली न्यायाधीश कौन थी महिला? तो दोस्तों अन्ना चांडी भारत की सबसे पहले की मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि किसी भी महिला के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी महिला, वह अन्ना चांडी थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में बताया कि 1966-67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। MS स्वामीनाथन जी के द्वारा दोस्तों यह हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। वहीं दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन भी हो रखा है, तो दोस्तों अभी ये हाईलाइटेड है, आप लोग इनके बारे में प्रश्न और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप लोगों ने बताना कि इनमें से कौन सी वह गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म थी जिसका भारत की हरित क्रांति में भी योगदान था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं की फसल थी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो दोस्तों गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। गेहूं की जो फसल है वह 5 गुना ज़्यादा उत्पादन देने लग गई थी। तो दोस्तों इसमें कौन सी गेहूं की किस्म का प्रयोग किया गया था? दोस्तों लरमा रोजो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। लरमा रोजो दोस्तों यह गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली एक बीज किस्म थी जिसका दोस्तों भारत की हरित क्रांति में योगदान रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि की चाल दोस्तों सबसे अधिक ठोस में होती है। इसके बाद दोस्तों द्रव में इसकी चाल रहेगी, और सबसे जो कम चाल रहेगी दोस्तों वह इसकी गैस में रहेगी। तो आपने तीनों को ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार दोस्तों भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन दोस्तों उसमें हमारा संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन दोस्तों इसके बाद हुआ हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसके तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दोस्तों, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के 1 में रख दिया गया है। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों भारत का पहली हिंदी भाषा का अखबार कौन सा था आप लोगों ने बताना है। और दोस्तों सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि वो जो हिंदी का अखबार था वह कब प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा दोस्तों इस अखबार को प्रकाशित किया गया था। और इस अखबार का जो हमारा नाम है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। दोस्तों भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम था। लेकिन दोस्तों ये जो उदंत मार्तंड था यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रश्न बनता है दोस्तों इसके बाद दूसरा कि भारत का पहला हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों सुधा वर्षण। सुधा वर्षण दोस्तों भारत का हिंदी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से ही वर्ष 1854 से किया गया था। आपने दोनों प्रश्नों को ही ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है या फिर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग अपना जो भी स्कोर इसमें बन रहा होगा आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव दोस्तों लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।